हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि किस तरीके से किसानों ने और बिजनेस क्लास ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में ये समझेंगे कि कैसे एक और सोशल ग्रुप ने मतलब कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सिविल डिसओबीडियंस। तो देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सिविल डिसओबीडियंस, और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम ये समझें कि कैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। पहले आप सभी का इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में समझना जरूरी है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते कौन है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स उन वर्कर्स को, उन मजदूरों को या फिर श्रमिकों को बोला जाता है जो कि इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में यानी कि कारखानों में या फिर मिल्स में या फिर माइंस में काम करते हैं। तो जो भी मजदूर, जो भी श्रमिक इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो किस तरीके से इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स की क्लास ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, यही हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो अब आई होप आप सभी को इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इनके पार्टिसिपेशन के बारे में। तो जब 1930s में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया गया तो उस समय लार्ज नंबर्स में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थी उन्होंने लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था, हिस्सा नहीं लिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। बस एक रीजन हमारे देश का ऐसा था जहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, और वो रीजन था नागपुर रीजन। नागपुर रीजन करंटली महाराष्ट्र का एक हिस्सा है। उस समय ये रीजन ऐसा रीजन था जहां पर कई सारी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी। इसीलिए इस रीजन में कई सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव थी। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो गांधी जी से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को उस समय कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए इस रीजन में कई सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया था ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। लेकिन ऐसा क्यों था कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था लार्ज नंबर्स में इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? चलिए इसका रीजन समझ लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब कि जो उद्योगपति थे, वो काफी ज्यादा कांग्रेस के करीब आ गए थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान, और वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे थे कांग्रेस को और साथ ही साथ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। तो जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लगा कि अब कांग्रेस सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की बात ही मानेगी, वो उनके लिए ही पॉलिसीज लेकर आएंगी, उनके लिए ही पॉलिसीज को पुश करेंगी, कॉलोनियल गवर्नमेंट से उनके लिए ही बात करेंगी, और साथ ही साथ अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट की प्रॉब्लम्स का ही सॉल्यूशन लेकर आएंगी। इसीलिए यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज आए तो उसके वजह से जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो कांग्रेस से दूर हो गए। अलूफ का मतलब क्या होता है? दूर हो जाना। तो जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के क्लोज आ चुके हैं तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो अलूफ हो गए, मतलब कि कांग्रेस से दूर हो गए, और इसीलिए लार्ज नंबर्स में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लेकिन इन सभी वर्कर्स में से कुछ वर्कर्स अभी भी ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब ये कौन से वर्कर्स थे
और आखिर क्यों इन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, ये समझ लेते हैं। उस समय जो हमारे देश के इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे, जैसे कि लो वेजेस मतलब कि कम सैलरीज, और साथ ही साथ पुअर वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि उस समय जो परिस्थितियां थी, जो कंडीशंस थी, जिन कंडीशंस में ये वर्कर्स काम करते थे वो बहुत ज्यादा पुअर थी, अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स को काफी ज्यादा परेशानियां होती थी और साथ ही साथ इनसे काफी लंबे समय तक काम कराया जाता था, लेकिन उसके बदले इनफ पैसे नहीं दिए जाते थे, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थे। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स अपनी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से वो पार्टिसिपेट करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। अब जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि जो सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, उनके खुद के कुछ आइडियाज थे, कुछ डिमांड्स थी, जिनको पूरा करने के लिए ही वो इस मूवमेंट का हिस्सा बने थे। तो यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो अपनी डिमांड्स को पूरा करना चाहते थे और इसीलिए वो पार्ट लेते हैं इस मूवमेंट में। यहाँ पर वो अपने मूवमेंट्स को, अपने स्ट्रगल्स को हिस्सा बनाना चाहते थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो स्ट्रगल हैं वो ज्यादा मजबूत बन सके। इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्या करते हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में। यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स गांधीयन प्रोग्राम के कुछ आइडियाज को सेलेक्टिवली अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं। अब यहाँ पर सेलेक्टिवली अडॉप्ट करने का मतलब क्या हुआ? अब गांधी जी ने एक पूरा प्रोग्राम दिया था, कार्यक्रम दिया था कि किस तरीके से प्रोग्राम को लीड किया जाएगा, मूवमेंट को लीड किया जाएगा, कैसे कैसे स्ट्राइक्स होंगी, कैसे कैसे बॉयकॉट के प्रोग्राम्स होंगे। करेक्ट, उनका एक प्रॉपर प्रोग्राम था, एक प्रॉपर आइडियाज थे जो उन्होंने अपने प्रोग्राम में लिखे थे। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्या किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को जो भी आइडियाज अपने हिसाब से सही लगे, अपने लिए सही लगे, जो प्रोग्राम्स उनको अपने लिए सही लगे, उन्होंने सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम्स को, उन्हीं आइडियाज को अपनाया, जिसके वजह से यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्टिवली अडॉप्टेड, मतलब उन्होंने कुछ आइडियाज को सेलेक्ट किया बाकी के प्रोग्राम से, जैसे कि बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब कि फॉरेन गुड्स का बहिष्कार। तो इस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने सेलेक्टिवली कुछ आइडियाज को अडॉप्ट किया और हिस्सा लिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कि किन रीजंस के वजह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं उन वर्कर्स के बारे में जिन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। तो सबसे पहले तो जो यहाँ के रेलवे वर्कर्स थे और जो डॉक वर्कर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। रेलवे वर्कर्स कौन होते हैं? जो रेलवे में काम करते हैं। करेक्ट। तो रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक्स करी 1930 में। तो सबसे पहले जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया गया था 1930 में, उस समय रेलवे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। कैसे पार्टिसिपेट किया था? उन्होंने स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया था, प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद जब सेकेंड टाइम इस मूवमेंट को शुरू किया गया, रीलॉन्च किया गया 1932 में, तो उस समय जो डॉक वर्कर्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज करी स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट और पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। अब यहाँ पर डॉक वर्कर्स कौन होते हैं? डॉक वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं, वो मजदूर होते हैं जो कि पोर्ट्स में काम करते हैं। पोर्ट मतलब कि वो जगह जहां पर शिप को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए थ्रू वाटर्स। तो यहाँ पे पोर्ट में जो वर्कर्स काम करते थे उनको बोला जाता है डॉक वर्कर्स। तो डॉक वर्कर्स ने भी पार्ट लिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन 1932। इनके बाद एक और सेक्शन था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, और वो सेक्शन था किनका? माइन वर्कर्स का। माइन वर्कर्स कौन होते हैं? जो कि खदानों में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटा नागपुर रीजन के टिन माइन में काम करते थे वर्कर्स, मतलब कि जो टिन के खदानों में लोग काम करते थे छोटा नागपुर रीजन में, उन्होंने भी थाउजेंड्स में
पार्टिसिपेट किया 1930 में इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। छोटा नागपुर एक ऐसा रीजन है जहां पर काफी सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो वहां पे कई सारी माइंस हैं। तो उन माइंस में जो वर्कर्स काम करते हैं, स्पेशली जो टिन माइंस में वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने लार्ज नंबर्स में पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन 1930। कैसे पार्टिसिपेट किया था? इन सभी वर्कर्स ने गांधी जी जैसी कैप्स पहनी थी और फिर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट रैलीज में, मूवमेंट्स में और साथ ही साथ बॉयकॉट कैंपेन्स में। तो इस तरीके से इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। और इन सबका मोटिव क्या था कि इनकी वेजेस को बढ़ा दिया जाए और इनकी जो पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव कर दिया जाए। तो इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था कि इनके वेजेस को बढ़ा दिया जाए, इनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव कर दिया जाए ताकि ये शांति से अच्छे से अपना काम कर सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सभी वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने इनके पार्टिसिपेशन को समझ लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के रिलेशनशिप को यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पेजेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा था और वहां समझा था कि कैसे कांग्रेस गरीबों के, मतलब जो गरीब पेजेंट्स थे, उनकी डिमांड्स को अपने स्ट्रगल में, अपने मूवमेंट में इंक्लूड नहीं करना चाहती थी और कैसे कांग्रेस उस समय बहुत ज्यादा डर रही थी फुल्ली सपोर्ट करने में पुअर पेजेंट्स को, क्योंकि वो इस बात से डर रही थी कि कहीं जो अमीर पेजेंट्स हैं या जो जमींदार हैं वो कांग्रेस से नाराज ना हो जाएं। सिमिलरली यहाँ पर भी कांग्रेस बहुत ज्यादा डर रही थी इस बात से कि अगर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट कर देगी तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस जो थी वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट थी, मतलब कि हिचकिचा रही थी सपोर्ट करने में इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। इसीलिए वो इंक्लूड नहीं करना चाह रहे थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डिमांड्स को अपने प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल में। तो अपने मूवमेंट के प्रोग्राम में वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड्स को शामिल नहीं करना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर था कि अगर उन्होंने इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट कर दिया तो जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कहीं वो कांग्रेस से नाराज ना हो जाएं और अपना सपोर्ट वापस ना ले फ्रॉम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसीलिए यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करने से हिचकिचा रहे थे, रिलक्टेंट फील कर रहे थे। कांग्रेस को यहाँ पर महसूस हो रहा था कि अगर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे तो वो एलियनेट कर देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को। एलियनेट का मतलब क्या होता है? पराया। तो यहाँ पर उनको लग रहा था कि वो क्या करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट को पराया फील करवा देंगे, इग्नोर्ड फील करवा देंगे, जिसकी वजह से नुकसान हो जाएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को और डिवीजन आ जाएगा एंटी इंपीरियल फोर्सेस में। अब यहाँ पर एंटी इंपीरियल फोर्सेस का मतलब क्या है? वो सभी लोग, वो सभी फोर्सेस, वो सभी ग्रुप्स जो कि एंटी इंपीरियल थे, मतलब कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे कांग्रेस को लगा कि अगर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेंगे तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट को एलियनेट कर देंगे और साथ ही साथ जो एंटी इंपीरियल फोर्सेस है, मतलब वो सभी लोग जो कि कॉलोनियल सरकार के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं, उनके बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स की डिमांड्स को, जिनके वजह से ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स और कांग्रेस के रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन आ जाता है, एक दरार आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसी के साथ हमने ये समझ लिया है कि कैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्यों कई सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया इस मूवमेंट में, और आखिर क्यों कांग्रेस ने भी सपोर्ट नहीं किया इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सिविल डिसओबीडियंस, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।